जय हिंद। ये इकोनॉमिक्स का प्रीवियस इसका क्वेश्चन है और हम यहाँ पे केवल टिक नहीं लगाएंगे, आपको चीज़ों को रिलेट करते हुए आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, इससे आपको रिवीजन भी होते चलेगा और भूलने का चांस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला क्या गया है कि ये ग्रामीण बैंक जो है इसका संस्थापक कौन था। ठीक है, बात करते हैं ये ग्रामीण बैंक का। जैसे में इसके संस्थापक की बात कर देते हैं तो इसके जो संस्थापक जो अभी बांग्लादेश में जो अभी देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस, ये मोहम्मद यूनुस ही था। ये व्यक्ति उतना सम्मान के लायक नहीं है इंडिया की नज़र से, और ये व्यक्ति को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, गरीबों का मसीहा बोला जाता है। इसको बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो कहिए कि गरीबों का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, और इसका संस्थापक भी जो है ये क्या है, मोहम्मद यूनुस ही है। तो इसका वन लाइनर ही सिर्फ याद रखिए, बाकी इसके बारे में कुछ नहीं जानना है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला क्या गया है कि कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है। एक कंपनी आप पहले जानते होंगे, ब्लैकबेरी के नाम से एक कंपनी थी, वो मोबाइल बनाया करती थी और उसी का जो नाम है, ये पहले इसका नाम था रिसर्च इन मोशन। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, तो कहे कि ब्लैकबेरी से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ नहीं है, वन लाइनर ही सिर्फ ये है, जो रहेगा वो हम बताते चलेंगे। अब देखिएगा, ये बोला गया है कि कृषि का भागीदार जीडीपी में, जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो कहिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है। देखिएगा, ये जो होता है घटते बढ़ते रहता है, बट अप्रॉक्सीमेट आपको हम बता देते हैं कि देखिएगा ये कृषि में बोला गया है। ठीक है, कृषि में जीडीपी का योगदान की हम बात कर देते हैं। तो देखिएगा, ये कृषि है और ये क्या है, आपका उद्योग है, जिसमें आपका प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात कर देते हैं, फिर इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरा क्या हो जाएगा, टर्शियरी सेक्टर में आपका क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ठीक है, 3 गो तो होता है। तो कृषि क्षेत्र की अगर हम बात कर देते हैं तो कृषि क्षेत्र का अभी फिलहाल में योगदान की बात कर देते हैं तो 18 से कितना परसेंट, 19% के आसपास में ये इसका है। ठीक है, अगर बात करते हैं उद्योग में इसका कितना परसेंट योगदान है जीडीपी में, तो ये अभी की बात कर देते हैं 27 से 29% के आसपास में ये है। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं किसका, ये सेवा क्षेत्र का, तो ये 52 से 55% के आसपास में ये इसका है। तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि 2012 का पूछा गया है तो उसके हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोला क्या गया है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या होता है। देखिएगा, जैसे में ये हमारा देश है और हमारे देश में कहीं से भी कोई देश से अगर सामान आता है तो यहाँ पे एक टैक्स लगता है। उसको टैक्स को या क्या बोलते हैं, तो कहेंगे सीमा शुल्क। ठीक है, या बाहर भी कोई देश में हम बेचने जाते हैं तो वहाँ पे भी टैक्स लगता है सीमा पे ही, उसे क्या बोलते हैं, तो कहिएगा कि उसे सीमा शुल्क बोलते हैं। और आयकर के बारे में तो जानते हैं कि जैसे में जो डायरेक्ट रूप से जो टैक्स लगता है, ये आयकर क्या है, तो कहेंगे ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और ये व्यापार कर भी आपका क्या है, जिसमें आप व्यापार वगैरह करते हैं ना तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन हमें पूछा क्या गया कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोडक्ट शुल्क क्या होता है, जिसमें आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ये उत्पादन शुल्क। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है। देखिएगा, कई टर्म जो होते हैं बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। एक होता है बैंक रेट, ठीक है, हम सब समझाते चलेंगे। ठीक है, एक होता है बैंक रेट, एक होता है रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, और एक होता है SLR। ठीक है, अब हम चीज़ों को समझाते हैं। बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, समझिएगा। RBI जो होती है, ये RBI एक केंद्रीय बैंक है। ये जो वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्य बैंक बोले तो जैसे में आपके पास में ये जो आपके पास जो जहाँ पे आप अकाउंट खुलवाते हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक, PNB, ये सब जितने जो बैंक है ना, वो सब वाणिज्यिक बैंक ही है। ठीक है, तो वो उसको जो ऋण देती है ना, यानी वाणिज्यिक बैंक हम मान करके चलते हैं, चलिए PNB के, ठीक है, PNB को ऋण देती है।
तो उस पर जो टैक्स लेती है ना, इस पर जो ब्याज लेती है आरबीआई, इस जैसे मैं कुछ पैसा इसको दी आरबीआई, ठीक है, पीएनबी को, तो उस पर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट लेगी ना आरबीआई। तो वो जो इंटरेस्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहे कि बैंक रेट उसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक रेट तो समझ में आ गया। अब देखिएगा रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है, जैसे में रेपो रेट भी इसी तरीके के है कि इसमें आरबीआई जो होती है वो किसको, वाणिज्यिक बैंक को क्या देती है, पैसा देती है, ठीक है। और उस पर जो इंटरेस्ट लेती है आरबीआई, उसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें रहता है क्या, समय का मैटर रहता है। आपको लगेगा कि यार ये बैंक रेट और रेपो रेट दोनों एक ही हैं, तो दोनों को बताने का, दोनों को अलग करने का मकसद क्या है, क्योंकि वहाँ पे आपको इसमें टाइम का मार्जिन रहता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जैसे में क्या होता है ना कि वाणिज्यिक बैंक जो है, ये वाणिज्यिक बैंक यानी पीएनबी है, और पीएनबी क्या करती है, आरबीआई को कभी कभी लोन देती है। ऐसा नहीं कि आरबीआई के पास पैसा कम हो जाता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जैसे में आरबीआई है, ठीक है, जैसे में आप हम बताते हैं कि बाजार में इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन हम पहले वीडियो में भी हमने बताया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है। मार्केट में पैसा काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, लेकिन प्रोडक्ट जो सामान है वो कम ही है। यानी पैसा अगर ज़्यादा रहेगा दोस्त, तो महंगाई तो बढ़ा देगा ना। क्योंकि फिर से हम समझा देते हैं कि इन्फ्लेशन में होता क्या है कि जैसे में मार्केट में पैसा आपको 1000 रुपया है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट आपके पास में है वो कितने हैं, 10 है। और अभी क्या होते हैं, मार्केट में पैसा और आ गए हैं, और प्रोडक्ट और पैसा भी हो गए हैं कितने, तो ये कि 2000 हो गए हैं, लेकिन प्रोडक्ट अभी भी 10 ठो ही हैं, ठीक है। तब आप बोलिए कि पहले एक चीज़ का दाम हमें कितना मिल रहा था, तो कहे कि 100 रुपया। अब वही एक वस्तु का दाम हमें कितने में मिल रहा है, तो कहे कि 20 रुपया में। तो देखिएगा इन्फ्लेशन बढ़ा कर रख दिया कि नहीं रख दिया, रख दिया ना। क्योंकि पहले भी 10 प्रोडक्ट था और आज भी क्या है, 10 ही प्रोडक्ट है। तो एक वस्तु का दाम हमें कितना हो गया, 20 रुपया। तो पहले हमें 100 रुपये में मिल रहा था और आज हमें कितने में मिल रहा है, पहले हमें कितने में 100 रुपये मिल रहा था और आज हमें कितने में मिल रहा है, 200 में मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसीलिए क्या करती है ना, जैसे में अब बैंक के पास में हो, बाजार में बहुत सारे पैसा क्या हो गए हैं, आ गए हैं, ठीक है। जब मार्केट में बहुत सारे पैसा आ गए हैं भाई, तो क्या करेगा, इसको मिटा देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, चलो रुकिए, इसको मिटा ही देते हैं। कहाँ से मिटेगा भाई, इसको रुकिए एक मिनट, चलिए हो गया, ठीक है। देखिए अब क्या होता है ना कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बैंक आरबीआई क्या करती है कि जैसे में अब ये है कोई बैंक है, तो जब ये बैंक है ना, जैसे में ये पीएनबी बैंक है और मार्केट में बहुत सारा पैसा है, तब ये क्या करती है ना कि ये पीएनबी से पैसा ले लेती है। कौन, आरबीआई पैसा ले लेती है, ठीक है। कहती है कि क्यों, ऐसे थोड़ी नहीं फ्री में ले लेती है कि भाई तुम हमको पैसा दो, नहीं, वो इंटरेस्ट देती है ताकि लोग में, जैसे में अब इसके पास पैसा है तो ये तो बाजार में लोन तो बांटेगा लोगों के पास में, पीएनबी है तो बाजार में लोगों के पास में लोन बांटेगा। और ये भी जो है आरबीआई भी जो है पीएनबी से कहती है कि हमको भी तुम लोन दे दो। तो पीएनबी किसको लोन देना पसंद करेगी, आम जनता को देना पसंद करेगी या आप आरबीआई को देना पसंद करेगी, तो कहिए कि ऑफ कोर्स आरबीआई को देना पसंद करेगी। क्यों, क्योंकि अगर जनता के पास में देती है पैसा तो उसे रिटर्न होने में प्रॉब्लम भी हो सकता है, कि वो पैसा उसे रिटर्न भी ना हो, एनपीआई की चीज़ें में चल जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बाद में एनपीए जिस बोलते हैं, क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो पैसा जिसमें बैंक को जो होती है, किसी व्यक्ति को ऋण देती है, लोन देती है, और लोन वो नहीं चुका पाता है ना वो आदमी, तो वो एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, यानी पैसा वो बैंक को नहीं मिल पाया। तो वो इतना रिस्क क्यों उठाएगी, डायरेक्ट अपना आरबीआई को दे देगी ना। और आरबीआई को दे देगी तो आरबीआई थोड़ी नहीं फोकट में लेती है, नहीं, आरबीआई इसको इंटरेस्ट देती है, और वो जो इंटरेस्ट देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। आप समझ में आ गया। अब इससे क्या हो गया कि बाजार में पैसा भी जो था वो आरबीआई के पास में आ गया,
ठीक है, यानी पैसा लोगों के पास में अब कम गया, तब कम गया तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो ये सभी जो आप मापदंड जो देख रहे हैं ये सब इन्फ्लेशन को बढ़ाने और घटाने में काम आता है। ठीक है, ये सब टूल्स है, ये सब आपको हथियार है आरबीआई का। समझ में आ गया ना। और कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है ना कि जैसे में बैंक जो होती है, आरबीआई जो होती है, वो साफ साफ कहती है कि तुम जितना भी तुम्हारे पास में संपत्ति है ना, उसका कुछ परसेंट ये आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है ना, ये बढ़ते घटते भी रहता है। ये कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि जितना भी तुम्हारे पास जो जमा है उसका तुम कुछ परसेंट मेरे पास क्या कर दो, जमा कर दो। ऐसा क्यों करती है? ऐसा इसलिए करती है ना ताकि आप मान करके चलिए कि कोई बैंक दिवालिया घोषित हो गया, ठीक है, यानी हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे पास में पैसा नहीं है, जो लोग जमा किए थे हम उसको दे नहीं पाएंगे। तब ये कुछ पैसा जो इसके पास जमा होती है वो कुछ लोगों को ये क्या कर सकती है, आरबीआई दे सकती है। तो आरबीआई के पास में कुछ पैसा जो जमा होता है कोई भी वाणिज्यिक बैंक का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, सांविधिक तरलता अनुपात जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है? वो क्या होता है कि जैसे में ये बैंक है और बैंक में जितना भी पैसा जमा है उसका कुछ हिस्सा ये आरबीआई डिसाइड करती है कितना परसेंट रखना है, नहीं रखना है, जो बढ़ते घटते रहता है। अपने पास तुम कैश के रूप में रखो, प्रतिभूति के रूप में रखो, गोल्ड के रूप में रखो, लेकिन अपने पास में रखो तुम। मान लीजिए कि 100 रुपया ये बैंक के पास में जमा है, तो इसमें से कह देगी क्या कि तुम 10 रुपया या 5 रुपया, ये घटते बढ़ते रहता है, तुम अपने पास में रखो। ठीक है ना, ये अपने पास में रखो, विकट परिस्थिति में तुम्हें काम आएगा। ठीक है, ये सब हथियार है किसका? तो ये है हथियार सब आरबीआई का हथियार है। ठीक है, ये सब टर्म था जो समझाना था आपको। लेकिन हमें क्वेश्चन जो पूछा गया था क्या कि वह दर जिस पर बैंक, कौन बैंक, यानी वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है यानी पीएनबी किसको ऋण दे रही है, आरबीआई को ऋण दे रही है। ठीक है, तब अब आरबीआई तो इसको ना कुछ तो इंटरेस्ट देगी ना, तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। अब समझ में आ गया ना, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो इस टर्म को समझना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि योजना आयोग। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि योजना आयोग के बारे में हमने कई बार बताया। अब देखिएगा, जब योजना आयोग हम पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, योजना आयोग की जब हम बात कर रहे हैं इसको थोड़ा और मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए योजना आयोग जब हम पढ़ रहे हैं तो योजना आयोग में हमने कई बार बताया था कि योजना जो आयोग है इसका स्थापना होता है कब। तो देखिएगा, इसकी स्थापना की बात कर देते हैं तो योजना आयोग का, तो योजना आयोग का होता है स्थापना 15 मार्च, कब की बात कर रहे हैं, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को क्या होता है, इसका स्थापना होता है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, इसका स्थापना क्यों किया गया था, आखिर ऐसा क्या काम पड़ गया कि इसको स्थापना करने की जरूरत पड़ गया? तो आप जानते होंगे कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजना चला करता था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका काम था ना योजना आयोग का, ये जो पंचवर्षीय योजना जो चलता है, ये पंचवर्षीय योजना जो चलता है, ठीक है ना, 5 ईयर प्लान जो चल रहा था उसका ये प्रारूप तैयार करता है। कौन तैयार करता है? ये योजना आयोग तैयार करता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए योजना आयोग को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन हमारे विश्व गुरु आते हैं और 2014 में क्या करते हैं, ये योजना आयोग को खत्म कर देते हैं। ठीक है, और इसके जगह पर एक आयोग आती है, उसको क्या बोलते हैं, तो कहे कि नीति आयोग। तो इसके बारे में जानते हैं, पूछ दिया जाता है इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना होती है कब, तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग सामने आती है। ठीक है, किसके जगह पे, योजना आयोग की जगह पर। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, तो ये क्या था, ये कार्यकारी निकाय था किसका, तो पंचवर्षीय योजना का काम करती थी। क्या संवैधानिक निकाय इसलिए नहीं हो सकता है, ऑप्शन में जो दिया गया है इसलिए नहीं होगा क्योंकि संविधान में इसके कहीं भी आर्टिकल में चर्चा नहीं किया गया है। जो
निकाय आपको आर्टिकल में उसको चर्चा किया गया है वो ही आपका संवैधानिक निकाय होगा। जैसे में हम आपको बता देते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं, तो इलेक्शन कमीशन का चर्चा आपको आर्टिकल 324 में किया गया है कि नहीं किया गया है? तो कहे कि हाँ भैया किया गया है। इलेक्शन कमीशन जो एक आयोग है वो उसका चर्चा तो आर्टिकल 324 में किया गया है, तो इसलिए ये संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग के बारे में आप जानते होंगे, तो क्या वित्त आयोग 280 में इसका चर्चा नहीं किया गया है? तो ये क्या है आपका, ये है संवैधानिक निकाय है। समझ में आ गया? तो इसका संवैधानिक निकाय तो खत्म हो जाएगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, कार्यकारी निकाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला क्या गया है कि योजना आयोग को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है। अभी हमने चर्चा किया योजना आयोग यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बारे में और भी हम डिटेल्स कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे में हम बात करते हैं आपसे क्या कि जैसे में देखिएगा कि योजना आयोग जो थी ये पंचवर्षीय योजना का क्या कर रही थी, तो कह प्रारूप तैयार कर रही थी। यानी योजना आयोग जो थी किसका, पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर रही थी। अब ये प्रारूप जो होता है, यानी ये प्रारूप जो होता है ये एनडीसी के पास में जाता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि अरे यार ये एनडीसी एक चीज क्या आ गया भाई, तो ये एनडीसी जो है ना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अच्छा, इसका काम क्या है भाई? अब एक तो और ये लोचा क्या आ गया, तो देखिए ये प्रारूप सिर्फ तैयार की थी कौन, पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार की थी कौन, तो कहे कि योजना आयोग। अब लेकिन इसे लागू करवाएगी कौन, ये एनडीसी करवाएगी, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करवाएगी। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब यहाँ तक आएंगे हैं तो यहाँ तो ये भी तो पूछा जाता है कि अच्छा 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 एक मिनट, ये एनडीसी जो है ना, ये एनडीसी का स्थापना कब किया गया था, क्योंकि पूछा जा सकता है और पूछा भी किया गया है कई एग्जामों में। तो 6 अगस्त कब की बात कर रहे हैं, तो 6 अगस्त 1952 को इसका क्या किया जाता है, एनडीसी का स्थापना किया जाता है। अच्छा, ये तो आपको नॉर्मल एग्जाम के लिए हो गया, बट आप स्टैंडर्ड एग्जाम दोगे ना तब उसमें पता है क्या, स्टेटमेंट। अब तो अधिकतर एग्जाम में तो आप देख रहे हो कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें क्या होते हैं ना कि सदस्य पूछ दिए जाते हैं, या तो पूछते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, बहुत सारे चीज़ पूछे जाते हैं। तो इसकी अध्यक्षता की बात कर देते हैं, तो अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसकी क्या कर देते हैं, अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अब हमने बताया था ना क्या कि इसका काम क्या है, ये एनडीसी का काम यही बताया था हमने आपको कि ये जो योजना आयोग था इसको लागू कर, योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना को प्रारूप जो तैयार किया था उस प्रारूप को लागू करने का काम कौन करेगी, ये एनडीसी करेगी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करेगी। समझ में आ गया ना। चलिए अभी इसके सदस्य की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका सदस्य कौन कौन होता है, तो भारत में जितने भी सीएम हैं सभी सीएम इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अच्छा और भी होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल होते हैं। आप जैसे में अब यूनियन टेरिटरी की बात कर देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं और उप राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ऐसे तो जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वो राज्य में नाम दिया गया है, अलग अलग नाम दे दिया गया, और केंद्र शासित प्रदेश में जो नियुक्त किए जाते हैं उसे उप राज्यपाल बोला जाता है, ठीक है। आप प्रशासक बोल लीजिए, ठीक है। तो यूटी के यूनियन टेरिटरी के जितने भी प्रमुख होते हैं, प्रमुख हम यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं, आप उप राज्यपाल लिख लीजिएगा। प्रमुख ये होते हैं सदस्य, और कौन होते हैं सदस्य, तो आपके हो जाते हैं जितने भी आपको केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, ये सभी के सभी ये आपके सदस्य होते हैं। या और भी कोई होते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल, वो कौन होते हैं, तो कि योजना आयोग के जितने भी सदस्य हैं ना, योजना आयोग के सदस्य, ये योजना आयोग के सदस्य ये सभी के सभी किसके सदस्य होते हैं, ये सभी के सभी आपको एनडीसी के सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट देके पूछेगा, एनडीसी के बारे में लिख देगा राष्ट्रीय विकास परिषद, पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए दे देगा, ऑप्शन कथन एक दे देगा कि 6 अगस्त 1952 को स्थापना हुआ था, इसके सदस्य मंत्री गण होते हैं। दूसरे सर का दे देगा इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं।
लड़कन यहाँ तक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, पीएम करते हैं, और वहाँ पे दे देगा और कहेगा कि कौन सही है कौन नहीं है, इस तरीके से आपको छांटने के लिए बोल देगा। तो इस तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब तो हमें चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है, यानी मंजूरी देने वाला, तो क्या वित्त मंत्रालय होगा, नहीं, ठीक है। लोकसभा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना कब होती है, तो 6 अगस्त को 1952, 6 अगस्त 1952 की इसकी स्थापना होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये अगला क्या क्वेश्चन बोला गया है ना कि HUDCO, हुडको क्या है, तो इसका फुल फॉर्म की अगर बात कर देते हैं तो हाउसिंग एंड, यहाँ पे लिख देते हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। अब इसका हिंदी कर लीजिए। हाउसिंग मतलब क्या हो जाएगा, तो कहेगी गृह, एम्ब, अर्बन मतलब क्या हो जाएगा, शहरी, डेवलपमेंट मतलब क्या हो जाएगा, विकास, कॉरपोरेशन मतलब क्या हो जाएगा, निगम, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं। हाई अंडर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हमने ये बताया थोड़ा ना, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, खत्म कर दिए इसको। एक मल्टीनेशनल कंपनी, खत्म। अमेरिका की एक प्रमुख तेल कंपनी, खत्म। क्या है, तो गृह एवं शहरी विकास निगम, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। आगे देखिए, मेरिल लिंच क्या है, तो देखिएगा मेरिल लिंच जो है ना एक कंपनी है। कैसी कंपनी है, तो ये इन्वेस्टमेंट करती है, यानी निवेशक, ये कंपनी नहीं कह सकते हैं, बैंक के रूप में ये काम करती है। किसके रूप में, इन्वेस्टमेंट, ये बैंक के रूप में आपको क्या करती है, काम करती है। तो ये जो है ना मेरिल लिंच अमेरिका की एक निवेशक बैंक है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें क्या बोला गया है, अभी हमने चर्चा किया था पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब देखिए यहाँ पे आपको कब कब आया था वो मिलान करने के लिए दिया गया, तो हम देखते हैं, मिलान करते हैं। देखिएगा हम इतना बार बताएंगे ना ताकि आपको भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। देखिएगा हमने अभी देखा योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950। इसका काम क्या था भाई, काम ये था ना कि जो पंचवर्षीय योजना आता है ना उसकी प्रारूप को तैयार करना, ठीक है। और उसकी मंजूरी कौन देती है, एनडीसी देती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली पंचवर्षीय योजना तो आई होगी ना, आई ही है। तो 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं 1956 से, कब से, तो कहे कि 1956 से 1961 तक आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और 1961 से 1966 तक आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब यहीं पे समझना, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक, देखिए इस समय क्या क्या होता है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है। युद्ध होता है तो आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जान माल की क्षति होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध होता है, ठीक है। दो को युद्ध सह लिया भारत। और इसी समय काफ़ी मात्रा में क्या होता है, अकाल पड़ता है पूरे भारत देश में, ठीक है। तो 3 को मार सह लिया भारत, सूखा का भी मार सह लिया। अब देखिएगा भारत सरकार के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो 5 साल के लिए प्लान कर सके। घर की स्थितियां जब खराब होती है तो आप लंबे समय का प्लान नहीं करते हैं, एक एक दिन के लिए अच्छा आज क्या कर लेते हैं। उसी तरीके से सरकार जो थी ना, सरकार क्या करती है कि अब 5 साल के लिए प्लान नहीं करती है, तो क्या करती है भाई, अब जो प्लान लेकर के आती है वो एक वर्ष का प्लान लेकर आती है, 1 वर्षीय प्लान, ठीक है। 1 वर्षीय प्लान लेकर के आती है। इसको प्लान हॉलीडे भी बोला जाता है। अंग्रेजी में दे देगा कि प्लान हॉलीडे क्या है, यानी प्लान हॉलीडे कब से कब तक चला, तो कब से कब तक चला,
तृतीय पंचवर्षीय योजना 66 तक चला, और एकक वर्ष का जो योजना चलता है तो 1966 से कब से 67 तक चलेगा, और फिर दूसरा का एक वर्षीय योजना जो चलेगा 67 से 68 तक चलेगा, और तीसरा 68 से 69 तक चलेगा। यानी 3 गो एक वर्षीय प्लान आता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। और फिर क्या होता है, और फिर ये होता है क्या कि 1969 में, और 69 में 5 जोड़ दीजिए 1974 में। अब कौन सी पंचवर्षीय योजना आती है, तो कहिए कि चौथी, क्योंकि अब स्थितियां ठीक हो रही थी। तब अब 5 साल के लिए प्लान फिर से सरकार तैयार कर ली कि हमें 5 साल में ये काम करना है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 टू 1974। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब आती है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के इसको चलना चाहिए था 79 तक। लेकिन होता क्या है कि 1977 ईस्वी में क्या होता है कि जनता पार्टी की सरकार बनती है केंद्र सरकार में। मोरारजी देसाई सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री आज तक में हुए हैं। ठीक है, और वो एक कांग्रेस के नहीं, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम बने हैं। ठीक है, ये मोरारजी देसाई जो बने थे ये प्रथम गैर कांग्रेसी आपके प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और सबसे वृद्ध। ठीक, अच्छा, जैसे ही ये आती है इसकी सरकार, जनता पार्टी की सरकार आती है, तो 1978 ईस्वी में ही क्या करती है, जो प्लानिंग कमीशन, ये पंचवर्षीय योजना जो चल रहा था उसको खत्म कर देती है। यानी 1 साल पहले ही खत्म कर दी, चलना चाहिए था 79 में, लेकिन खत्म कर देती है। अब कहती है कि सब फालतू का काम है, ये 5 साल का प्लान लेकर के चलो, इसमें फालतू है। ठीक है, तो इसके जगह पर जनता पार्टी की सरकार रोलिंग प्लान लेकर के आती है। कौन सा प्लान लेकर के आती है, रोलिंग प्लान। ठीक है, और रोलिंग प्लान क्या था कि 1977 में तो सरकार ही बनता है, तो 1978 और ये 79, ये 2 साल के लिए आपको रोलिंग प्लान लेकर के आती है। ठीक है, तो ये रोलिंग प्लान लेकर के कौन आती है, तो कहिए कि रोलिंग प्लान आपको लेकर के आती है जनता पार्टी की सरकार, यानी मोरारजी देसाई की सरकार रोलिंग प्लान लेकर के आती है। अब हम चलते हैं सीधा ऑप्शन पर मिलान करने वाले में। ठीक है, चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, तो 1 का बी। अब देखिए 1 का बी कहाँ पे है, तो पहले में है, दूसरा में है, तीसरा में है, चौथा में है, तो कोई नहीं कट रहा है। वार्षिक योजना मतलब एकक वर्ष का योजना, एकक वर्ष का योजना कब, 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, 3 साल चलो ना। तो 66 से 69 पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो अब क्या हो जाएगा, 2 का ए। अब 2 का ए किस में है, इसमें नहीं है, काट दीजिए। इसमें नहीं है, काट दीजिए। तीसरा में है, चौथा में नहीं है, काट दीजिए। बन गया मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब हमको आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ऐसे मिला लीजिए आप। रोलिंग प्लान अभी हमने बताया 78 79, तो चौथा का सी, 4 का सी देखिए तो इसमें है, देखिए है ना। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया ना कि देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज उत्पादन होता है। तो जो जैसे में हमारा नोट जो बनता है तो उसका कागज जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, ये पूछा जा रहा है। तो वो होता है, ये होशंगाबाद में होता है। ये कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है आपको, ये होशंगाबाद में होता है। अच्छा, अब हम बता देते हैं क्या कि जो सिक्का जो ढाले जाते हैं, ये सिक्का कहाँ कहाँ ढाले जाते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक है दोस्त, वो याद रखिएगा। क्या नमक है, क्या नमक है, ठीक है। न से क्या हो गया, तो कहे कि नोएडा, ठीक है। म से आपको क्या हो गया, तो कहे कि मुंबई। क से आपको क्या हो गया, तो कहे कि कोलकाता। है से आपको क्या हो गया, तो कहे कि हैदराबाद, हैदराबाद। यहाँ पे आपको सिक्के डाले जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोला है क्या क्या कि माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट
के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है, ठीक है। निम्न में से किस देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक बंधन हो चुका है? तो देखिएगा, ये इसकी हम बात कर देते हैं। तो 2012 में पूछा गया है और ये करंट अफेयर के जैसा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला 46 नंबर क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के कभी गवर्नर नहीं रहे थे। देखिए आरबीआई के बारे में आता है ना, तो थोड़ा सा हम चर्चा इसके बारे में कर लेते हैं। ये आरबीआई एक्ट आती है कब? तो कहे कि आरबीआई एक्ट जो आती है 1934 ईस्वी में आती है, ठीक है। और इसका स्थापना जो होता है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका क्या होता है? तो कहे कि स्थापना होता है, ठीक है। जब इसका स्थापना हुआ था ना, तो इसका हेड क्वार्टर कोलकाता हुआ करता था। कहाँ था? तो कहे कि कोलकाता। और 1937 में क्या होता है? इसका हेड क्वार्टर कोलकाता से मुंबई कर दिया जाता है, यानी कोलकाता टू मुंबई, ठीक है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो कहिएगा सीडी देशमुख। 1943 ईस्वी में ये बनते हैं, ठीक है। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। चलिए अब देखिए, हमें जो पूछा गया है उसके कि आरबीआई के कौन गवर्नर नहीं रह चुके? बिमल जलान, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आप अगर सीनियर होंगे थोड़ा सा, तो आप देखे होंगे बिमल जलान का फोटो सिग्नेचर किया हुआ नोटों पे। तो ये तो थे, तो खत्म हो गया। अरुण राय चौधरी रहने दीजिए अभी। सी रंगराजन ये भी थे, ठीक है। और डी सुब्बा राव ये भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं थे आरबीआई के गवर्नर, ये नहीं रहे। आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो देखिएगा, एक कंपनी है नाइक, और ये नाइक जो है ये जूता बनाती है, ठीक है। और इसका लोगो जो है ना, जस्ट डू इट, इसका लोगो जिसको वाक्यांश बोलते हैं, तो इस किसकी है? नाइक कंपनी की है, ठीक है। जूता बनाने की कंपनी है। आगे देखते हैं, देखिएगा ईएमआई काफ़ी फेमस है इंडिया में भी, क्योंकि ईएमआई सबको जानते हैं कि अभी ईएमआई भर रहे हैं। मोबाइल लेना है या कुछ लेना है या गाड़ी लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप ईएमआई पे ले लेते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप जान रहे हैं कि ईएमआई पे काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। अब इसी के बारे में क्वेश्चन चिपका दिया है कि ईएमआई तो बहुत लोग बोल रहे हैं भाई, बट ईएमआई का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है क्या? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसको आपको ध्यान में रखना, जिसमें पूछा था का कि ई इसके लिए आता है, इक्वल के लिए नहीं, इक्वेटेड के लिए ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए बोला गया कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर जिस पर हम कर लगाते हैं, उसी से हम कर वसूल लेते हैं ना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। आयकर ये प्रत्यक्ष कर है, तो खत्म हो गया। संपत्ति कर ये भी प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर ये भी प्रत्यक्ष कर है, लेकिन बिक्री कोई चीज करते हैं तो वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये आपका क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। और हमें पूछा यही गया कि प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। यह बोला गया कि यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये यूटीआई जो था, ये पहले एक्सिस बैंक का नाम हुआ करता था। एक्सिस बैंक का पुराना नाम ही समझ लीजिए कि इसका नाम क्या था? यूटीआई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आजीविका। देखिएगा, ये योजना से संबंधित है, और ये योजना से संबंधित है तो आप इसको रहने दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के रूप में पूछा गया है और 2013 का है, और 2013 का करंट अफेयर आपको नहीं देखना है, खत्म कीजिए इसको। आगे देखते हैं, 1 रुपये का नोट सभी सिक्कों किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? देखिएगा,
1 रुपये के नोट और सिक्का बोला जा रहा है, सिक्का बोला जा रहा है, तो किसके सिग्नेचर होते हैं उस पर? तो आप वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं ना, उसका उनका सिग्नेचर होता है। लेकिन और सभी जो नोट होते हैं उस पर किनका सिग्नेचर होता है नोटों पर? तो आरबीआई के गवर्नर का होता है। लेकिन 1 रुपये के नोट पर किनका सिग्नेचर होता है? तो कहे कि जो सचिव होते हैं ना, उनका सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो लेकिन किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो कहे कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहीं तक क्वेश्चन था। आज हमने क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा लेकर के आया। सेशन के बारे में बताइएगा कैसा लगता है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अबे